किसी छोटी सी कली को या कोपल को फूल बनने में बहुत लंबा वक्त लगता है, लेकिन हद तो तब हो जाती है जब रातों रात आप इतने फेमस हो जाएं कि आप यूथ आइकॉन कहलाने लगें। लेकिन हाँ, इस बात से भी पूर्ण सहमति नहीं होगी कि आपने कुछ किया ही ना हो। आप कुछ तो कर ही रहे थे, तभी आप फेमस होते हैं। फेमस होने के साथ साथ युवा की मेहनत भी होती है। हाँ, और जब नाम युवा का हो या युवा नेता का, तो आज हम कैसे भूल सकते हैं इस पूरे हफ्ते से चल रही खबर का। जी हाँ दोस्तों, हम आज हर्षित सिंघई जी के साथ हैं। हर्षित जी नमस्कार। नमस्कार सर। आप सब मुझे और हर्षित को आप देख रहे हैं ओएसपा पे, तो अगर आप देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए। और ये छोटी सी बातचीत है हर्षित जी को जानने की, क्योंकि जब से हमने सुना तो रोक नहीं पाए अपने आप को। और हर्षित जी, आपका धन्यवाद कि आप समय निकाल के यहाँ पर आए। बिल्कुल बिल्कुल, सभी दर्शकों का भी धन्यवाद देता हूँ और पूरी आपकी टीम का भी धन्यवाद देता हूँ। हर्षित जी, क्या थी शुरुआत हर्षित सिंघई एक नेता बनने तक? कहाँ से स्कूलिंग थी, कैसे शुरुआत हुई, कैसे नेता में या राजनीति में आपका इंटरेस्ट जागा? देखिए, मेरा कोई पारिवारिक ऐसा बैकग्राउंड तो पॉलिटिक्स का था नहीं। जब मैं जीएस कॉलेज में आया, और जीएस कॉलेज में क्योंकि जबलपुर में बहुत ज़्यादा राजनीतिक घटनाक्रम होते थे जी। और निश्चित रूप से जब घटनाक्रम होते हैं और जब सामने वाले का इंटरेस्ट उस घटनाक्रम से जुड़ जाता है जी। तो एक वातावरण भी मिल जाता है। तो उस वातावरण के तहत मुझे नेतागिरी करने का एक अवसर मिला एनएसयूआई के माध्यम से, और एक प्लेटफॉर्म मेरा वहाँ पे तैयार हुआ। फिर धीरे धीरे गतिविधियों में जाता रहा, कार्यक्रमों में जाना चालू किया। फिर एक दौर ऐसा आया कि मुझे एनएसयूआई अध्यक्ष बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जब हमारी माननीय रश्मि पवार जी ने जबलपुर ज़िले का जब दौरा किया और जब अपना कार्यक्रम देखा और मुझसे मिली, तो उसके बाद मुझे 2009 में एनएसयूआई का अध्यक्ष बनाया गया जबलपुर ज़िले का। और फिर 2004 से तो मैं सक्रिय था जी। फिर उसके बाद ये निरंतर चलता रहा। फिर 2009 में जब मैं एनएसयूआई का अध्यक्ष था तो मुझे सिंधिया जी का सानिध्य प्राप्त हुआ, और उस सानिध्य के बाद ऐसा लगा कि क्योंकि कांग्रेस में जब था तो कांग्रेस में एक नेता पकड़ने की परंपरा हुआ करती थी कि आप किस नेता से बिलोंग करते हो, आप किस नेता से। तो उसी के तहत हमने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी का दामन थामा, और पहली मुलाकात में उनसे इतना ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था कि फिर लगातार उनसे मैं जुड़ा रहा। 2019 में जब उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि मैं भारतीय जनता पार्टी में जा रहा था, मेरे लिए एक बहुत बड़ा निर्णय था, क्योंकि 18 साल जिस पार्टी में मैंने काम किया, उस पार्टी को छोड़ के, उन वर्करों को छोड़ के जाना मेरे लिए बहुत एक कठिन परिस्थितियां उत्पन्न हुई। परंतु जब माननीय सिंधिया जी का चेहरा सामने आता था तो फिर ऐसा लगता था कि मतलब सब कुछ व्यर्थ है उनके आगे। तो फिर डिसीज़न लेना पड़ा मुझे, और एक डिसीज़न तो लेना ही था मुझे। यहाँ पर एक बात आपने खुद ने कही कि एक प्रथा चलती थी कांग्रेस में जी कि किस नेता से आप बिलोंग करते हैं। जी। जैसे हम पूछते हैं किसी से परिचय में कि आप किस शहर से आते हैं, तो आप किस नेता से। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ बीजेपी में भी है या किसी और पार्टी में भी है, या टीएमसी या कोई भी बड़ी पार्टी हो? नहीं, आपको नहीं लगता? बीजेपी में क्या है, बीजेपी एक्चुअली सिंबल्स के हिसाब से काम करती है, और कांग्रेस में मतलब शुरू से ये देखा गया है, और जब से मैंने तो जब से संभाला है तो कांग्रेस में एक नेता पकड़ने की प्रथा रहती थी, और उसी प्रथा को कंटिन्यू अपन ने किया आज पर। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैं सदस्य हूँ और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता हूँ, अब जो रीति नीति यहाँ पे फॉलो है मैं उसको ही फॉलो करूँगा। तो जब एक युवा नेता बनता है तो क्या उसके खुद के विचार कुछ नहीं होते हैं? वो नीतियों पे और प्रथाओं पे ही चलना उसका कर्तव्य है कि वो किसी पार्टी में है तो वो नीतियों और प्रथाओं पे चलेगा? नहीं, नीतियों पे और प्रथाओं पे बात एक अलग रहती है, पर उसका सबसे बड़ा एक विषय ये आ जाता है वहाँ पे। आज जो हम देख रहे हैं, आज जैसे माननीय सिंधिया जी के जो समर्थन में इतने हज़ारों हज़ारों कार्यकर्ताओं ने जो पार्टी छोड़ी है, उसका एक बहुत बड़ा विषय ये भी था कि जो कांग्रेस जो राष्ट्रद्रोही भाषा का जो उपयोग पिछले विगत 4-5 सालों से कर रही थी, उससे कहीं ना कहीं कार्यकर्ता भी कांग्रेस पार्टी का आहत था और माननीय सिंधिया जी भी आहत थे।
आप चाहे धारा 370 के विषय में आप चर्चा कीजिए, चाहे आप कश्मीर मुद्दे पे चर्चा कीजिए, चाहे आतंक, मतलब जितनी चीज़ें इस देश में हो रही थी, उस देश में हर चीज़ कांग्रेस उसकी अलग एक पृष्ठभूमि तैयार करती थी और हमेशा खिलाफत करती थी। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं असहनीय तो हो रही थी, और अभी भी पार्टी में ऐसे बहुत सारे कार्यकर्ता हैं जिनके लिए ये सब परिस्थितियों को सहन करना आसान नहीं था। तो ये जो बहुत सारे कार्यकर्ता हैं, अब वो फिर से बीजेपी में कुछ लोग और भी आने वाले हैं? निश्चित रूप से अब आने वाले समय में देखिए, अब कांग्रेस में बचा तो कुछ है नहीं जी। आज कम से कम 70,000 से ऊपर कार्यकर्ता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के नेतृत्व में पलायन कर चुका है, और भविष्य में मुझे नहीं लगता है कि और 50,000 कार्यकर्ता भी पलायन कर सकता है। सिंधिया जी के नेतृत्व में जो लोग बीजेपी में आए, आपको क्या लगता है वो कितने सफल हुए? जिस पोजीशन को, पकड़ को लेकर के वो कांग्रेस में बैठे थे, बीजेपी में आने के बाद अगर हम नाम लें गोविंद सिंह जी का या अपना तुलसी सिलावट जी का, तो आज भी आप देख ही रहे हैं, शब्द शायद कम हो उस बात के लिए। नहीं, ये तो उपचुनाव में पूरे 7.5 करोड़ जनता ने, मध्य प्रदेश की जनता ने, और मैं तो बोलूँगा कि देश की जनता ने इस बात को स्वीकार किया है। और जो पूरी कांग्रेस पार्टी आरोप लगा रही थी कि सिंधिया जी ने गद्दारी की है, तो ये 7.5 करोड़ जनता ने बता दिया कि गद्दारी किसने की थी। गद्दारी तो कमलनाथ जी ने और माननीय दिग्विजय सिंह जी ने की थी सिंधिया जी के साथ। ये तो जनता ने स्पष्ट रूप से बता दिया, और स्पष्ट रूप से इन्हें जो बहुमत दिया है, ये स्पष्ट बहुमत है। ये बड़ा वैचारिक मतभेद नज़र नहीं आता आपको कि पार्टी की ज़मीनी हकीकत जो है आज, या एक जो शब्द हम उपयोग करते हैं आला कमान, वो जैसा कुछ अब बचा नहीं है कांग्रेस में? देखिए, इसमें सबसे बड़ा विषय ये है कि माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कोई भी देश का युवा नहीं चलना चाह रहा, और ये बात लंबे समय से चल रही है, और पूरा देश इस बात को देख रहा है कि सोनिया जी राहुल जी पे आके कहानी ख़त्म हो जाती है। आज आप बात करते हो कि ये पार्टी आम कार्यकर्ता के साथ है, आम कार्यकर्ता इसमें नेता बनता है, तो मैं ये बोलता हूँ कि ये सब बातें खोखली इसलिए साबित हो जाती है जब हम ऊपरी स्तर पे देखते हैं, राष्ट्रीय स्तर पे देखते हैं, तो ये सब बातें खोखली साबित होती हैं कि अपन यही देखते रहते हैं कि फिर सोनिया जी अध्यक्ष बन गई, फिर राहुल जी अध्यक्ष बन गए, मतलब गांधी परिवार के इर्द गिर्द ही पूरी कांग्रेस पार्टी घूमती रहती है। जमीन में काम करना चाहिए कांग्रेस? बिल्कुल करना चाहिए, ज़मीन में काम करना चाहिए। आज जितने भी नहीं, ये सवाल था मेरा, जमीन में काम करना चाहिए या नहीं? नहीं, ज़मीन में काम बिल्कुल करना चाहिए। अभी जो युवक कांग्रेस के जो चुनाव हुए हैं, और ये चुनाव मेरे हिसाब से 2009 से जो चुनाव प्रणाली चालू की है माननीय राहुल गांधी जी के, उसमें अब मैं इसमें बताना चाहूँगा कि इसमें आप ये बता दीजिए कौन सा एक आम कार्यकर्ता प्रदेश अध्यक्ष बना है, कौन सा एक आम कार्यकर्ता राष्ट्रीय अध्यक्ष बना है, जिसके तहत, जिस विचारधारा के तहत आप लोगों ने ये सिस्टम चालू किया था, जो सिस्टम लागू किया था, उसके तहत कौन सा ऐसा एक आम कार्यकर्ता बता। अभी जो रिसेंटली में चुनाव हुए हैं वो, उसमें माननीय विक्रांत भूरिया जी बने, और विक्रांत भूरिया जी का ऐसा कौन सा जन आंदोलन इनने किया है युवक कांग्रेस के रहते हुए कि जो युवक कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का ताज इनको मिल गया। तो ये जो बात जितनी करते हैं, ये धरातल पे कोई बात है ही नहीं। ये तो कांतिलाल जी के सुपुत्र हैं, इसलिए ये प्रदेश अध्यक्ष बन गए। आज विक्रांत भूरिया जी ने एक बयान दिया कि उन्होंने आपका निर्वाचन रद्द कर दिया है, काफ़ी मीम्स भी बने उस पर। निर्वाचन रद्द करने का तो विषय इसलिए नहीं है, जब मैंने 8 महीने पहले कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, तो मेरा निर्वाचन तो होना ही नहीं चाहिए था कायदे से। अब ये हंसी का पात्र तो ये खुद ही बन रहे हैं कि मेरा निर्वाचन आप रद्द कर रहे हैं। मैंने तो 8 महीने पहले सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब मैं अलग अलग विंग में जाके या यूथ कांग्रेस की अलग इस्तीफा दूंगा, NSY से अलग इस्तीफा दूंगा, सेवा दल से अलग, ऐसा तो होता नहीं है। मैंने जब प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया, मतलब मेरा कांग्रेस पार्टी से अब कोई नाता नहीं बचा। ये तो इनको ये खुद ही अंडरस्टूड वाली बात थी। अच्छा हर्षित जी, अब आप पर आते हैं। हर्षित, नाम में ही हर्ष नज़र आता है, तो ये हर्ष कैसा था जब पिछले कुछ दिनों से, 2-3 दिनों से आपको सुनने मिला कि भाई आप निर्वाचित हो गए हैं, या आपका नाम और सारी मीडिया पे, न्यूज़ चैनल पे सिर्फ आप दिख रहे हैं? नहीं, मुझे तो बाद में जानकारी लगी। मुझे तो जब ये रिज़ल्ट घोषित हुए उसके बाद जब मुझे बधाइयों के फ़ोन आना चालू हुए
कि आप महासचिव बन गए हैं, और उसमें एक संशय का विषय ये हो रहा था कि जो बीजेपी, जब मैंने 8 महीने पहले ज्वाइन की थी तो कुछ बीजेपी के नेताओं को भी संशय हुआ, तो मुझे स्पष्टीकरण देना इसलिए ज़रूरी हो गया, मीडिया के समक्ष आना इसलिए ज़रूरी हो गया कि नहीं तो उनको ऐसा लगे कि यार इनने और मैं आपको पूरी प्रोसेस बता सकता हूँ इसमें। मैंने 3 साल पहले नॉमिनेशन फाइल किया था, 3 साल पहले मैंने मेंबरशिप करवाई थी 2018 के विधानसभा चुनाव के पहले, और उस समय क्योंकि मैं युवक कांग्रेस का सक्रिय सदस्य था और उसके नाते मैंने ये मेंबरशिप अभियान में भाग लिया था जी। उसके बाद मैंने कहीं कोई गतिविधियों में, युवक कांग्रेस की, एनएसयूआई की किसी गतिविधियों में मैं नहीं रहा। अभी 2020 में इलेक्शन की शुरुआत हुई जी। इनके प्रभारी आए, इनके डीआरओ आए, इनके एलआरओ आए। मैंने इन सभी से रिक्वेस्ट किया, जब मुझे लोगों ने बताया कि आपको चुनाव चिन्ह आवंटित हो गया है युवक कांग्रेस की ओर से, तो मैंने कहा यार जब मैंने 8 महीने पहले इस्तीफा दे दिया तो काहे का चुनाव चिन्ह, मैं तो हूँ ही नहीं सदस्य। मैंने उसके बाद भी कटसी के नाते इनको फ़ोन किया, प्रभारी को, मनोज सहारण जो प्रभारी थे, मैंने इनसे बोला कि आप मेरा निर्वाचन अलग कर दीजिए निर्वाचन प्रक्रिया से मुझे, और मुझे एज आ कैंडिडेट भी अलग कर दीजिए। तो इन्होंने मुझे अपने मैसेज से, एक मैसेंजर से मैसेज किया कि ये मेल आईडी में आप अपनी पूरी कंप्लेंट रजिस्टर करा दीजिए, मैं तत्काल इसमें कार्रवाई करवा देता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हो जाएगी कार्रवाई। फिर मैं अपने पारिवारिक कार्यक्रम में पचमढ़ी गया था, वहाँ मुझे जानकारी मिली कि मेरा निर्वाचन अभी तक कुछ नहीं हुआ और एज अ कैंडिडेट मुझे शो किया जा रहा है और मुझे चुनाव चिन्ह भी आवंटित हो गया। फिर मैंने इनको फ़ोन लगाया, मैंने कहा सर ये तो बहुत ही गलत हो रहा है, ये मेरा नाम का ज़बरदस्ती उपयोग किया जा रहा है। उसके बाद हमने कहा चलो ठीक है, अब क्योंकि मैं तो चुनाव अभियान में था नहीं और मैं बाहर था चुनाव में, तो मुझे जब रिज़ल्ट्स सामने आए, जब मुझे पता चला कि मुझे महासचिव बना दिया गया है, तो बड़ा ताज्जुब हुआ मुझे कि मैंने कहा मैंने मना भी किया था उनसे, और ऐसे तो ये सब पूरी प्रक्रिया घटित हुई। उसके बाद फिर मैं जब जबलपुर आया, फिर मैंने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना जब पूरा मामला मीडिया के समक्ष रखा, तो ये उजागर हुई ये सब घटनाएं। अच्छा, वो क्या वजह थी कि इतने साल कांग्रेस के साथ काम करने के बाद आप बीजेपी में गए? मतलब बहुत संक्षेप में एक क्या रहा ऐसा कि आपको लगने लगा कि अब बस? नहीं, मैंने आपको बताया कि एक तो नेता के प्रति मेरा समर्पण, और दूसरा जो कांग्रेस राष्ट्रद्रोही मामलों में जो इनके बयान आते थे, इनके नेताओं के बयान आते थे, उससे कहीं ना कहीं मैं बहुत सालों से आहत था। पर क्योंकि मैं पार्टी से बंधा हुआ था और पार्टी कार्यकर्ता की एक जो स्थितियां रहती हैं वो सेल्फ का तो विद्रोह नहीं कर सकता, तो जब माननीय सिंधिया जी ने जब ये निर्णय लिया तो मैंने उनके साथ जाना उचित समझा। अच्छा, सिंधिया जी को जब वादा किया गया कि हम आपको केंद्रीय मंत्री का पद देंगे और आज नहीं, भी ऐसा नहीं कोई मिला, वादा नहीं किया, ऐसा काफी अभी तक, मीडिया अभी अगर वादा किया होता तो अभी बन नहीं जाते केंद्रीय मंत्री। मीडिया के सामने ये बातें हैं, नहीं नहीं नहीं, ये पार्टी में भी ऐसी हलचल है नहीं, कि मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं, और मुझे नहीं लगता, क्योंकि महाराज ने कभी पद और पद तो कभी उनने देखा ही नहीं है, पद के लिए तो कभी उनने ना कोई काम किया है, और अभी भी जब सरकार बनी तो उसके बाद भी उन्होंने कोई पद नहीं लिया। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कहा जाता है कि जैसे जबलपुर जो है यहाँ पर अपना कमलनाथ जी के जो साथ के नेता हैं, जो जिस प्रथा की आपने शुरू में बात की, उस स्थिति के और उनके पक्ष के नेता ज़्यादा हैं, और कहा जाता है कि सिंधिया जी के साथ के नेताओं में एक आपका नाम था और एक नाम और है जिनका आज हम जिक्र नहीं कर सकते यहाँ पर, क्योंकि आज मैं आपसे बात कर रहा हूँ। ऐसा भी कुछ था कि यहाँ पर भी जबलपुर की नेता नगरी में भी एक खटपट चल रही थी, एक विवाद था आपस में, कांग्रेस के अंदर भी विवाद था नेताओं को लेके, बड़े चेहरों को लेके, क्योंकि इससे तो फिर ये सिद्ध होता है ना, किसी भी युवा नेता का खुद का कोई विचार नहीं है, वो किसी एक बड़े नेता के साथ चलता है और उस बड़े नेता के साथ ही भागना चाहता है। इस पर आप नहीं, देखिए पूछ रहा हूँ क्या, आपका। जो प्रथा कांग्रेस में थी और जो विचार कांग्रेस में थे, उसका कहीं ना कहीं पालन सभी लोग करते हैं। आज माननीय कमलनाथ जी इस्तीफा दे दें तो स्वाभाविक सी बात है कि उनके जो समर्थक हैं वो इस्तीफा देंगे। तो क्या नवीनीकरण नहीं है किसी भी पार्टी में, या कांग्रेस में नवीनीकरण नहीं है इतने साल में जो आपने देखा? किसी नए विचार को हजम कर पाना, किसी नए विचार को ले पाना क्या कांग्रेस की नहीं, नीति नहीं है? कांग्रेस में
कांग्रेस में मैं बताना चाहूँगा, कांग्रेस में आप पार्टी गाइडलाइन के तहत ही आपको चलना होता है। और अगर आपने स्वतंत्र रूप से, अगर मान लो आपने किसी चीज़ का अलग जाके समर्थन किया, तो आपका वहाँ पे कैडर कम हो जाता है। फिर तो मीडिया और हम ये भी देखते हैं कि बीजेपी में मोदी जी जो कहते हैं वो सत्य होता है। मोदी जी के खिलाफ जो जाता है या तो वो किसान खालिस्तानी हो जाता है, नहीं, पर या आज का ही आप बयान देखें राहुल गांधी जी का जो वो कह रहे हैं, हम्म, शाम की अगर आपने खबर देखी हो, राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर मोहन भागवत जी भी कभी मोदी जी के खिलाफ बोल रहे हैं तो मोहन भागवत जी को कह दिया जाएगा कि आप आतंकवादी हैं। नहीं, ये तो देखिए राहुल गांधी जी का और कांग्रेस पार्टी का अपना बयान होगा, ये इसमें मैं नहीं जानना चाहूँगा, और ऐसा कुछ नहीं नहीं, मैं है। आपका ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ बस। मैं नहीं मानता ऐसा कुछ है, ये तो सबके अपने निजी बयान हैं। और माननीय राहुल गांधी जी को ये देश के जो युवा हैं ये कितनी गंभीरता से लेते हैं, इस पे भी एक प्रश्न चिन्ह खड़ा हुआ है, और मीडिया के भी सामने है और सबके सामने है। तो आगे चल के बीजेपी से जबलपुर का टिकट मिल रहा है आपको? नहीं, ऐसा कोई, हम लोग कोई कमिटमेंट करके किसी चीज़ में नहीं आते, ना हमारे या नेता, कहना नहीं चाहते? नहीं नहीं, ना हमारे नेता ने कहीं कोई कमिटमेंट किया था किसी से, और ना हम लोगों को ऐसी शिक्षा दी जाती है कि आप कहीं कोई कमिटमेंट के तहत देखिए, हमारे साथ आइए। शिक्षा तो हर्षित जी शुरू से होती है, लेकिन आपकी शुरू की राजनीति तो कांग्रेस में बीती है। नहीं, कांग्रेस में थी, पर मैंने बताया आपको कि मेरा नेता तय था। उस नेता की विचारधारा, उस नेता की सोच और हर चीज़ से प्रभावित होकर मैं उनके साथ आया हूँ। ना कि सिर्फ मैं अपने नेता के साथ नहीं आया हूँ, मैं नेता की सोच, उनकी विचारधारा, उनकी लगनशीलता को देखते हुए उनके साथ आया हूँ। अगर आप आज कांग्रेस में होते जी। तो आप इस पद से कितने खुश होते? नहीं, मैंने बताया ना कि मैं जिस नेता को फॉलो करता हूँ और जिस नेता के विचारधारा पे मैं चलता हूँ, उस नेता का साफ कहना है कि हमें पद की और प्रतिष्ठा की कहीं कोई लालसा नहीं है। आज मुझे पद मिले अथवा ना मिले, मैं माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ रहूँगा और भारतीय जनता पार्टी के साथ रहूँगा। हर्षित जी, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अगर हर्षित से मिलना चाहता हूँ, जो एक इंडिविजुअल, एक पर्सन है, कि मैं हर्षित जी से या हर्षित सिंह जी से बात करना चाह रहा हूँ, तो मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं उनसे बात नहीं कर पा रहा हूँ। मैं बार बार सिंधिया जी के पीछे या किसी पार्टी के पीछे क्यों आ जाता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि हर्षित जी की विचारधारा क्या है। हर्षित जी क्या, क्योंकि मैं एक युवा के साथ बैठा इसलिए हूँ कि आज पूरा भारत युवाओं को फॉलो करता है। जब मैंने पर्सनली आपके बारे में सुना तो मैं काफ़ी प्रभावित हुआ आपसे कि मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। तो हर्षित जी क्या सोचते हैं? हर्षित जी किसान आंदोलन के बारे में क्या सोचते हैं? हर्षित जी बंगाल के चुनाव के बारे में हर्षित जी क्या सोचते हैं? देखिए, किसान आंदोलन का जहाँ तक मामला है, किसानों को माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने और माननीय मोदी जी ने मन की बात के द्वारा और माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी ने एक बैठक का उनको आश्वासन भी दिया है और उनसे बोला भी है कि जो आप लोग आंदोलन कर रहे हो, इसको आप बैठ के भी उसको हल किया जा सकता है। और मैं तो कहना चाहूँगा कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी ने इतनी योजनाएं निकाली हैं, जितनी योजनाएं मैं नहीं समझता कि देश में किसी भी प्रधानमंत्री ने और किसी भी मुख्यमंत्री ने इतनी राहत देने का काम किसानों को किया है। पर ठीक है, मैं उसको गलत नहीं ठहराता हूँ। अगर कहीं कोई ऐसा विषय है कि उनको कहीं कोई तकलीफ़ है या कुछ है, तो नरेंद्र सिंह तोमर जी जब वार्तालाप करने तैयार हैं, तो इसके पीछे कांग्रेस किसानों के पीछे आके उनको पुश क्यों करना चाह रही है? और वार्तालाप से ही तो निर्णय निकलेगा, कोई उसका हल निकलेगा। अब ये तो नहीं है कि कांग्रेस अगर पुश कर रही है और तो उसका कोई तो ये कहा जाना कहाँ पर सत्य हो जाता है कि कांग्रेस पुश कर रही है? किसी नहीं, भी कांग्रेस, बात आप में ये देखिए किसानों के आंदोलन में जितने लोग नेतृत्व कर रहे हैं, चाहे वो योगेंद्र यादव जी हों, चाहे कांग्रेस के वो अपने अमरिंदर सिंह जी हों, तो मतलब इससे तो स्पष्ट होता है ना कि मतलब इन लोगों को संरक्षण प्राप्त है और इन लोग पीछे से पुश कर रहे हैं इन लोगों को। देखिए, फिर तो होता ये है कि आज हम यूपी में अगर जाएं जी। और यूपी की बात करें कि हर बात में अगर वहाँ ठहराया जाता है कि यार योगी आदित्यनाथ जी सही हैं, तो हाथरस कांड में ही बता दिया जाता है कि भाई पैसा बाहर से आया, कांग्रेस करवा रही थी। कोई भी बड़ा कांड, मैंने एक नाम लिया बस, कुछ भी बड़ा जब देश में होता है और अगर उस प्रदेश में बीजेपी की सत्ता है, तो एक पत्रकार की नज़र से जब मैं देखता हूँ तो मुझे नज़र आता है कि हर जगह पर बीजेपी ये प्रूव कर देती है कि उसकी विरोधी पार्टी ही कुछ करा रही है। अब देखिए, इसमें मैं नहीं पढ़ना चाहूँगा क्योंकि राजनीति में आरोप प्रत्यारोप तो निरंतर से चले आ रहे हैं।
इसमें अपन अंदर ना जाएं, क्योंकि इसका कहीं कोई विषय इसलिए नहीं आता है क्योंकि वो तो जो सत्ता में रहता है उसका विरोध होना तय है। आज कांग्रेस सत्ता में थी तो भारतीय जनता पार्टी आरोप लगाती थी, भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है तो कांग्रेस आरोप लगा रही है। तो इसमें तो कोई नई बात नहीं है। बीजेपी के अंदर ये डर नहीं है कि अगर एक अन्ना आंदोलन से अगर कांग्रेस जा सकती है तो किसान आंदोलन से बीजेपी जा सकती है? नहीं, मैं नहीं मानता, क्योंकि राष्ट्रीय नेतृत्व में कांग्रेस है कहाँ। मैं तो ये पूछता हूँ कि राष्ट्रीय नेतृत्व में कांग्रेस कहाँ है। जब माननीय नरेंद्र मोदी जी का चेहरा सामने आता है तो राहुल गांधी जी इतने बोने हो जाते हैं कि कहीं कोई विकल्प ही नहीं समझ में आता देश की जनता के पास। मतलब ये कहा जा सकता है कि जो आज मैं ये मान लूं कि हर्षित जी अगर मेरे साथ बैठे हैं तो वो बीजेपी से ही बैठे हैं, वो बीजेपी से बात कर रहे नहीं हैं। नहीं, आप बिल्कुल ऐसा नहीं मानिए। मैं क्योंकि जो हर्षित सिंह बैठे हैं वो आपके सामने हर्षित सिंह ही बैठे हैं। अच्छा, 26 दिसंबर को जो बैठक है फिर से भोपाल में, क्या लगता है आपको क्या होगा महाराज जी के साथ? नहीं, वो तो जनरल वो है, गेट टुगेदर है, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब मैंने कोई जितना ऐसा। पढ़ा है दूसरी या तीसरी बैठक है ये, हाँ, तीसरी बैठक है। तो बस वो जनरल ही है या सच में कोई? नहीं नहीं, जनरल है। अब जो मुद्दे हैं प्रदेश में, जो ज्वलनशील मुद्दे हैं, उसको लेके महाराज बात करना चाह रहे होंगे शिवराज जी से, और बाकी इतनी जानकारी नहीं है। मतलब मैं ये मान लूं कि अभी मंत्री पद से दूर है महाराज? बिल्कुल दूर है, और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी को देना था और जितना सम्मान भारतीय जनता पार्टी ने दिया है महाराज को, चाहे उनके मंत्रियों को, वो कम नहीं। मैं आपको अपना एक किस्सा बताता हूँ। हम जी। ओयस्पा के साथ जब चुनाव यात्रा में निकले बिहार में, तो बिहार में किसी एक व्यक्ति ने हमसे ये बात कही कि इतने वर्षों तक जो बीजेपी सिंधिया जी का विरोध करती रही, आज वही बीजेपी सिंधिया जी को गले लगा रही है। ये व्यक्ति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जब हमने चुनाव यात्रा में चीज़ें देखी कि वो ऐसा कर रही है, तो सिंधिया जी के मन में ये बात नहीं आई होगी कि जिन लोगों ने मुझे सालों अपशब्द कहे आज वो मुझे गले लगा रहे हैं। देखिए, मैंने बंसल न्यूज़ पे उनका पहला स्टेटमेंट देखा था और पहला इंटरव्यू देखा था माननीय सिंधिया जी का। उन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि जब एक बार किसी व्यक्ति से, किसी पार्टी से दिल टूट जाता है तो वो दिल जोड़ने में बहुत मुश्किल होता है। तो आज कुछ ना कुछ ऐसा घटनाक्रम तो इन लोगों ने किया है माननीय सिंधिया जी के साथ। दिल तो राहुल गांधी जी का भी टूटा था। नहीं, अब राहुल गांधी जी का कितना टूटा था। अगर राहुल गांधी जी का दिल टूटता होता तो फिर ये नौबत नहीं आती। अगर मान लो वो सही समय पे अगर हस्तक्षेप कर लेते इस पूरे मामले से, तो मुझे नहीं लगता कि सरकार गिरने की कोई ऐसी नौबत आती। मीडिया कहता है कि राहुल गांधी जी बहुत ज़्यादा आहत हुए थे सिंधिया जी के जाने से। अब वो उनका निजी मामला हो सकता है, निजी आहत क्यों हुए थे अब वो उनका दोस्त निजी थे मामला है। काफ़ी अच्छे, क्योंकि नहीं, दोस्त थे, बहुत अच्छे दोस्त थे। कांग्रेस का और दूसरा चेहरा तो सिंधिया जी ही थे ना। लेकिन सिंधिया जी आज अगर बीजेपी में है, तो अगर कांग्रेस में वो दूसरे नंबर का चेहरा कहा जाते थे, तो बीजेपी में किस नंबर का चेहरा है सिंधिया जी? नहीं, सिंधिया जी दूसरे नंबर पे बिल्कुल कहे जाते थे, पर आप ये बताइए कि आज उनको मध्य प्रदेश में जिस व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव लड़ा गया हो, जिस व्यक्ति के चेहरे पे चुनाव जीता गया हो, उस चेहरे को ना तो आपने प्रदेश अध्यक्ष बनाया, ना तो आपने राज्यसभा की सीट देने से आपने इनकार कर दिया। तीसरा, जिस राहुल गांधी की वजह से माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया लोकसभा का चुनाव हारे, आज केंद्र में तो मोदी और राहुल गांधी जी का ही चेहरा था। तो उसके बाद भी अगर मान लो उनको सम्मान पार्टी नहीं दे पा रही है तो स्वाभाविक सी बात है कि दिल तो टूटेगा। क्या लगता है ये घर का भेदी कौन था जिसने घर गिरा दिया? नहीं, घर के भेदी नहीं, घर के गद्दार तो कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी थे, जिनने इनका सही समय में सही उपयोग करके सत्ता हासिल की और इनको नीचे दिखाने का काम किया। सिंधिया जी ने एक पूरा जीवन दिया है कांग्रेस में जी। अभी तक, और अगर हम कहें कि कमलनाथ जी ने उनके साथ गलत किया या दिग्विजय सिंह जी ने किया, तो सिंधिया जी भी तो इतने समझदार थे, उन्होंने तब दिग्विजय सिंह का विरोध क्यों नहीं किया? नहीं, उनने समय समय पे बिल्कुल, अगर आपको शायद जानकारी का थोड़ा सा आपकी वो करना चाहूँगा कि इनने समय समय पे, अभी जब सरकार का गठन हुआ था उसके बाद इनके मंत्रियों ने भी माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी से कंप्लेंट की
कि हमारे विभागों का पूरा काम माननीय कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी देखते हैं। जी। हमारे यहाँ की कोई भी योजना का पहले हमें सर्टिफिकेट दिग्विजय सिंह जी से और कमलनाथ जी से लेना पड़ता है। इस बात की इंटरनल शिकायत महाराज को की गई थी, परंतु उसके बावजूद सरकार के द्वारा और माननीय राहुल गांधी जी, सोनिया गांधी जी के द्वारा इस पूरे मामले में कोई भी हस्तक्षेप ना करना, उससे भी बहुत कुछ आहत हुए हैं सिंधिया जी। चलिए ठीक है, ये तो हमारी बातचीत थी। अब आपकी थोड़ी सी बातचीत करें। हर्षित जी, मुझे आपसे मिलकर खुशी इसलिए हुई कि जब आज मैं आपसे मिला तो मुझे लगा आप बिल्कुल मेरे जैसे हैं। आपकी वेशभूषा देख के तो ये हमेशा ही ऐसे रहते हैं आप, या नेता नगरी में पहुंच के फिर आप भी कुर्ता पजामा? नहीं नहीं, मैं बहुत रेयर पहनता हूँ कुर्ता पजामा, मुझे शौक़ नहीं है ज़्यादा, और मैं बहुत ही लो प्रोफाइल व्यक्ति हूँ, और ना मुझे मतलब नेता शब्द अच्छा लगता है, ना मुझे नेतागिरी बहुत ज़्यादा वो होती है। तो मैं बहुत क्लीन एंड क्लियर व्यक्ति, अपना व्यक्तित्व भी रखना चाहता हूँ, और वैसे ही मैं हूँ। चलिए, आप जैसे हैं वैसे ही रहे। हम आपको बता दें, नेता शब्द एक हिंदी भाषी शब्द है जो कि बुंदेलखंड की पट्टी से ही आया। नेता का मतलब होता है किसी भी विषय में, किसी भी संदर्भ में, किसी भी जगह पर एक ऐसा व्यक्ति जो जनता को एकत्र करके एक अच्छा मार्गदर्शन दे सके। तो मैं कोशिश करूंगा और भविष्य में आपको शुभकामनाएं भी देता हूं कि आप लोगों को अच्छा मार्गदर्शन दे पाएँ। हमारे साथ हर्षित सिंघई जी थे। मैं सिद्धार्थ हूँ, देव सिद्धार्थ हूँ। आप मुझे ओएसपा पर देख रहे हैं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए ओएसपा। नमस्कार।